नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं राहुल शर्मा और आप सभी का राहुल शर्मा शो में स्वागत है। भारत का इतिहास, इस चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आज हम प्रवेश करने जा रहे हैं ऋग वैदिक काल में। ऋग वैदिक काल में हम चर्चा करेंगे आर्यों के विषय में। आर्य का निवास स्थान कहाँ था, क्या वो भारतीय थे या वो बाहर से भारत आए थे, आर्य सभ्यता का विस्तार किस किस तरीके से हुआ, इन सारे विषयों पर चर्चा करेंगे। तो आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफी नॉलेजेबल होने वाला है। बहुत सारे रोचक रोचक आपको तथ्य सुनने को मिलेंगे, तो वीडियो को स्किप न करें, पूरा देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत में आर्य जाति का प्रवेश 2000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। सिंधु सभ्यता के पतन के बाद आर्य सभ्यता स्थापित हुई। चूंकि इसका ज्ञान हमें वेदों से प्राप्त होता है, इसलिए इसे वैदिक काल भी कहा जाता है। आर्य शब्द का अर्थ है पवित्र वंश या जन्म वाला। अब सवाल ये उठता है कि आर्य का निवास स्थान क्या था, वो कहां से भारत आए थे। तो आर्य के मूल निवास स्थान के बारे में विद्वानों में मतभेद है। कुछ विद्वानों ने विदेशी मानते हैं तो कुछ विद्वानों से भारतीय मानते हैं। बाद में आम सहमति इस बात पर बनी कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो मध्य एशिया के किसी क्षेत्र में है। आर्यों का मूल स्थान का खोज 4 साधनों पर किया गया है: भाषा, पुरातत्वों के निरीक्षण, जाति विशेषताएं और चौथा शब्दार्थ। इन चारों के आधार पर इतिहासकार 4 सिद्धांत दिए: यूरोपीय सिद्धांत, मध्य एशिया का सिद्धांत, आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत और भारतीय सिद्धांत। अब बारी बारी से इसकी चर्चा करते हैं। पहला यूरोपीय सिद्धांत। इस पक्ष के विद्वान ये मानते हैं कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान है वो यूरोप के किसी देश में था। वो यूरोप के किसी देश से भारत आए थे। इस अनुमान का जो मुख्य आधार है वो है एशिया माइनर के बोगाज नामक स्थान पर 14वीं शताब्दी के कुछ लेख मिले हैं। इसमें अनेक लोगों का नाम आर्यों जैसे था। ये इंद्र, वरुण, मरुत जैसे देवताओं की आराधना करते थे। दूसरा है मध्य एशिया का सिद्धांत। कुछ विद्वानों ने ईरानी अनुसूची के आधार पर यह कहा है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो मध्य एशिया था, क्योंकि आर्यों की भाषा और धर्म का ईरानियों की भाषा और धर्म से घनिष्ठ संबंध है। क्योंकि आर्यों का जो ग्रंथ है वेद और ईरानी का जो ग्रंथ है अवेस्ता, इन दोनों ग्रंथों में बहुत सारी वस्तुएं समान हैं, जैसे प्राचीन गांव, घोड़ा, नाव खेना, बहुत सारे विषयों का वर्णन है, जिसमें से पीपल वृक्ष को प्रमुख माना गया है। और ऐसी पामित प्रदेश ही है जहां ये सारी वस्तुएं पाई जाती है। इसके द्वारा विद्वान कहते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया था। तीसरा आर्कटिक प्रदेश का सिद्धांत। कुछ विद्वानों का यह भी मानना है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो उत्तरी ध्रुव क्षेत्र रहा होगा, क्योंकि महाभारत में सुमेरु पर्वत का वर्णन आता है जहां देवलोग निवास किया करते थे। महाभारत के इस वर्णन में उस वक्त की स्मृतियां सुरक्षित हैं जब आर्य लोग उत्तरी ध्रुव पर रहा करते थे। चौथा है भारतीय सिद्धांत। इस पक्ष के विद्वान मानते हैं कि आर्यों का मूल निवास स्थान भारत था। आर्यों के ग्रंथ वेद, पुराण और हिंदू के अनेक धर्म ग्रंथ में किसी भी स्थान पर आर्यों का बाहर से आने का उल्लेख नहीं मिलता है। और ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आर्य अपना मूल निवास स्थान भूल गए हों, जबकि पुराने मिस्रवासी और पारसियों को अपना देश याद रहा। आर्यों का जो ग्रंथ है वेद, पुराण, ब्राह्मण संहिता, ये सारे ग्रंथ भारत में पाए जाते हैं। अगर आर्य बाहर से भारत आए थे तो ये सारे ग्रंथ भारत में क्यों पाए जाते हैं? ऐसा लगता है कि आर्यों का जो मूल निवास स्थान था वो भारत के पंजाब ही था। अब चर्चा करते हैं कि आर्य सभ्यता का विस्तार किस किस तरीके से हुआ। पहला है मानव वंश। पौराणिक कथा के अनुसार मनु प्रथम आर्य राजा थे और प्रजाजन अपने पैदावार का 6वां हिस्सा मनु को देना स्वीकार किया था ताकि वो प्रशासन को सही ढंग से चला सके। इसका वर्णन महाभारत और कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलता है। मनु ने ही राज संस्था की नींव रखी। इनकी 1 कन्या और 8 पुत्र थे। इन्होंने अपने साम्राज्य को 8 पुत्रों में बांट दिया। इनके सबसे बड़े पुत्र का नाम इक्ष्वाकु था, जिन्होंने मध्य प्रदेश में अपना शासन स्थापित किया और जिसकी राजधानी हुई अयोध्या।
इसी वंश को आगे चलकर कहा गया सूर्यवंश, मानव वंश और इक्ष्वाकु वंश। इसी वंश के राजा हुए रघु, दिलीप और दशरथ, और सबसे प्रसिद्ध हुए दशरथ पुत्र राम, जिनकी आज भी हम पूजा करते हैं। मनु का दूसरा पुत्र हुआ नेदिष्ट, जिन्हें पूरब की ओर तिरहुत का राज मिला। इस वंश के सबसे प्रसिद्ध राजा विशाल हुए, जिन्होंने वैशाली नगर बसाया। इस नगर का अवशेष बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में बसा नामक ग्राम में पाया गया है। मनु के एक अन्य पौत्र हुए, जिनका नाम पड़ा आनर्त, जिनके नाम पर देश का नाम पड़ा आर्यवर्त, जिसकी राजधानी थी द्वारिका। सूर्य वंश के संस्थापक इक्ष्वाकु के अनेक पुत्र थे, जिन्होंने अनेक अनेक राज बसाए। इक्ष्वाकु के सबसे बड़े पुत्र का नाम विकुची था, जो अयोध्या के राजा बने, और दूसरे पुत्र निमि ने वैशाली और अयोध्या के बीच एक नगर बसाया, जिसकी राजधानी हुई मिथिला। मिथिला वंश के राजा ही जनक वंशज कहलाए, और मिथिला जो नगर का नाम है वो निमि के वंशज मिथि के नाम पर पड़ा था। इक्ष्वाकु मनु के वंशज या पुत्र थे। इनके 19 पीढ़ी के बाद मानधाता हुए, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट हुए। इनके 12 पीढ़ी के बाद अयोध्या के राजा बने राजा हरिश्चंद्र, और फिर बाद में राजा दिलीप और भागीरथ हुए। गंगा को हिमालय से मैदान तक लाने का श्रेय राजा भागीरथ को जाता है। दिलीप का पोता रघु और भी अधिक प्रतापी हुए। रघु के पुत्र हुए दशरथ, और दशरथ के पुत्र हुए श्रीराम। श्रीराम इक्ष्वाकु वंश के 65वीं पीढ़ी में हुए थे, जिनकी पूजा आज हर घर में होती है, जिनकी चर्चा रामचरितमानस और रामायण में की गई है। इस वंश के बाद सबसे खास वंश है वो है पौरव वंश या भरत वंश। पौरव वंश के महान राजा हुए दुष्यंत। राजा दुष्यंत ने गंगा यमुना के द्वाब क्षेत्र को अपना साम्राज्य चुना। राजा दुष्यंत ने ऋषि कर्म की पुत्री शकुंतला से विवाह किया, जिनसे एक पुत्र हुआ जिनका नाम पड़ा भरत। एक महान प्रतापी राजा थे, एक चक्रवर्ती सम्राट थे। अब पौरव वंश भरत वंश कहलाने लगा। भरत वंश में एक राजा हुए राजा हस्ती। अब पौरव वंश की राजधानी का नाम हस्तिनापुर इन्हीं के नाम पर पड़ा। हस्तिनापुर के पौरव वंश राजा हुए प्रतीप। प्रतीप के पुत्र हुए शांतनु। शांतनु 2 पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए, जिनका नाम कौरव कहा गया, और पांडु के 5 पुत्र जिन्हें पांडव कहा गया। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव, इन दोनों में हमेशा कलह रहता था। कौरव हमेशा पांडव से द्वेष रखते थे। आज के लिए इतना ही। इसकी आगे की चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।